इस यूनिट की जो सीयू की यूनिट है उसके लास्ट वीडियो, और इसमें हम लोग मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर, डीएमएल, आईओ प्रोसेसर देखेंगे। अब सबसे पहले मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर क्या होता है? तो मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर का मतलब है कि सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के मेथड्स। और इसके ना कौन कौन से मेथड्स होते हैं? एक तो अपना डीएमए एक मेथड है, और जो आईओ प्रोसेसर है, और एक इंटरप्ट है। इंटरप्ट को अपन आगे देखेंगे, ये सब है। तो आज अपन कवर क्या क्या करेंगे? मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट अपन देखेंगे, इनका डिफरेंस भी देखेंगे, डीएमए क्या होता है ये, और हम लोग देखेंगे डीएमए के जो टाइप्स हैं, एक्सेस मोड्स है डिफरेंट, डीएमए कंट्रोलर और आईओ प्रोसेसर। तो आज अपन इतना करने वाले हैं। सबसे पहले अपन डीएमए देखेंगे। सो दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन जो कि आरजीपीयू में साल में आ ही जाता है, मतलब रिपीटेड, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, रिस्क आर्किटेक्चर अपनी यूनिट 5 से है, बूट्स एल्गोरिथम अपनी यूनिट 2 से है, और डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये क्वेश्चन अपनी इस यूनिट 3 से है। तो कि पूछते हैं, पता नहीं क्या मजा आता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, इस बार भी अगर आ गया तो मजे हैं अपने। ठीक है, तो डीएमए क्या होता है? DMA controller is a hardware device that allows IO devices to directly access memory with less participation of processor. DMA controller needs the same old circuits of an interface to communicate with the CPU input-output devices. तो DMA एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो अपने IO डिवाइसेस हैं और जो अपनी मेन मेमोरी है उनके बीच में डेटा जो है डायरेक्टली ट्रांसफर होता है, बिना सीपीयू को इन्वॉल्व करे, बिना सीपीयू के। ठीक है, सीपीयू सिर्फ ट्रांसफर को इनिशियलाइज करता है और ट्रांसफर कंप्लीट होने पर बस एक इंटरप्ट रिसीव करता है। समझे? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल की टीचर वो एक सीपीयू है और एक मॉनिटर वो डीएम है ना। तो पहले हर नोटबुक टीचर खुद लेकर ऑफिस में रखता है। अब जो टीचर है वो मॉनिटर को बोलता है कि भाई ये जो 50 नोटबुक्स है तुम जाओ और ऑफिस में रख दो। तो मॉनिटर जो है सारा काम खुद करता है और बाद में टीचर को बोलता है कि सर काम कंप्लीट। तो यही डीएम है। तो डीएम है जो सीपीयू बोलते हैं यार काम करना है, और वो काम सीपीयू नहीं करता है, वो डीएमए कर देता है। तो यही डीएमए बोल देता है कि भाई देख सीपीयू मैंने काम कर दिया है और इंटरप्ट दे दिया है। समझ गए? इंटरप्ट मतलब एक सिग्नल है जो डीएमए सीपीयू को दे देता है कि हाँ काम हो गया। समझ लो? तो पता चल गया डीएमए कंट्रोलर क्या होता है, डीएमए क्या होता है। तो ये हार्डवायर डिवाइस है जो अलाउ करता है आईओ डिवाइसेस को, ताकि तुम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर लो बिना प्रोसेसर, मतलब अपना सीपीयू, बिना सीपीयू के। ठीक है, अब ये सब थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? इसकी थ्योरी वो एक्सप्लेन करा है। तो थ्योरी वगैरह तुम देख लेना। चलो, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लो। दिख रहा है? ले लिया इसका थोड़ा, ये हमसे भी ले लो। बस जिसको नोट करना है वो कर लेना। अब अपन डायग्राम देखते हैं। जो भी डायग्राम हमने दिए हैं वो सारे डायग्राम बना के रहने, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक्स हैं ये पूरे थ्योरी टॉपिक्स हैं। तो थ्योरी में अगर तुम सोच रहे हो कि हमने इतना लिख दिया तो वो फुल मार्क्स नहीं देंगे, वो डायग्राम तो देखेंगे ही देखेंगे। और डायग्राम से तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है तो तुम्हें मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सिर्फ थ्योरी लिखकर आ जाओगे नहीं मिलने वाले 7 उस टाइप। ठीक है, तो अब ये डायग्राम देखो, ये सीपीयू है अपना। सीपीयू नॉर्मली जो है ये बस है, ये बस यूज कर रहा है। ठीक है, शुरू में सीपीयू ही एड्रेस बस और डेटा बस और रीड और राइट सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। मतलब कि सीपीयू मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के साथ में नॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं। समझ गए? अब डीएमए को अगर फॉर एग्जाम्पल डीएमए बोल रहा है भाई मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तो जब डीएमए कंट्रोलर को आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करना होता है
तब वो क्या करता है, सीपीयू को बीआर रिक्वेस्ट, ये देख रही, फर्स्ट रिक्वेस्ट सिग्नल भेजता है। इसका मतलब है फर्स्ट रिक्वेस्ट सिग्नल भेज रहा है, तो सिग्नल उससे सीपीयू क्या बोल रहा है कि सीपीयू मुझे बस चाहिए। तो अब सीपीयू बोल रहा है अच्छा चल ठीक है दे देता हूँ बस, क्या हो गया, दोस्त है तू तो सीपीयू अपनी करंट इंस्ट्रक्शन जो भी वो काम कर रहा है उसे कंप्लीट कर देता है पहले, और फिर उसे बस दे देता है, बस ग्रांट। इसका मतलब क्या है कि ठीक है अब तुम बस यूज कर लो। तो अब जो सीपीयू है वो हाई इम्पिडेंस स्टेट में चला जाता है। इसका मतलब क्या था, जैसे ही उसने ये बस ग्रांट का सिग्नल दिया, सीपीयू अपनी एड्रेस बस, डेटा बस, रीड और राइट, ये सब लाइंस को डिसेबल मतलब हाई इम्पिडेंस कर देता है। अब हाई इम्पिडेंस का मतलब क्या है, जो सीपीयू है वो बस से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब बस पर सीपीयू का कोई भी कंट्रोल नहीं है, समझ गए। अब ये बस पे सीपीयू कुछ नहीं कह सकता बस को। अब क्या होगा, सीपीयू चला गया, अब बस का कंट्रोल कौन लेगा, डीएमए जो है इसका कंट्रोल लेगा। अब डीएमए खुद क्या करता है, एड्रेस बस पर एड्रेस, ये देखो डी बस और ए बस लिखा है ना, एड्रेस बस है तो यहाँ पे ए बस आएगा और यहाँ पे डी बस आएगा। तो ये छोटा सा करेक्शन आप लोग कर लेना, ठीक है। तो अब वो एड्रेस बस पर डेटा भेजता है कौन, सॉरी एड्रेस बस पर एड्रेस भेजता है डीएमए कंट्रोलर खुद ही, और डीएमए कंट्रोलर डेटा बस से डेटा ट्रांसफर करता है, रीड और राइट सिग्नल्स को जनरेट करता है। अब आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो डीएमए जो है वो बस वापस सीपीयू को दे देता है, और सीपीयू फिर से अपने जो नॉर्मल ऑपरेशन से करता था वो करने लग जाता है, समझ रहे। तो इसी तरह से इसका वर्क फ्लो होता है, और यही सब इसकी थ्योरी में लिखा है। तुमने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और अपन आगे देखते हैं। एक और बात, अगर डीएमए नहीं हुआ तो क्या होगा, कि मान लो कीबोर्ड से रैम में आपको डेटा भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे, कीबोर्ड फिर सीपीयू फिर मेमोरी में जाएगा। तो यहाँ पे सीपीयू जो है हर बाइट उठाता है और मेमोरी में स्टोर करता है। अगर 1000 बाइट्स है तो सीपीयू को 1000 बार काम करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, सीपीयू बिजी हो जाएगा और स्पीड कम हो जाएगी। पर जब डीएमए होगा तो क्या होगा, अब सीपीयू सिर्फ बोल देता है डीएमए को कि भाई देख डेटा उधर है, तुझे इसको यहाँ पे स्टोर करना है, और तुझे कितना डेटा स्टोर सॉरी ट्रांसफर करना है, इतना सीपीयू ने उसे बता दिया। उसके बाद डीएमए खुद ही सारा ट्रांसफर कर देगा, समझ गए। तो अब पता चला कि डीएमए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें इसकी नीड क्यों। अब आता है डीएमए कंट्रोलर। अगर क्वेश्चन में लिखा है डीएमए कंट्रोलर बताओ, तो तुम्हें डीएमए पहले वाले जो समझाया वो भी लिखना है और फिर ये एक्सप्लेन करना है। और अगर सिर्फ डीएमए लिखा रहे तो तुम डीएमए का बताना है और डीएमए कंट्रोलर भी एक्सप्लेन करना है, तो भी फुल मार्क्स मिले, समझ रहे। और डीएमए कंट्रोलर क्या होता है, when an IO device wants to transfer the data to or from memory, it sends the DMA request DRQ to the DMA controller. The DMA controller accepts this DRQ and asks the CPU to hold for a few clock cycles by sending it the hold request HLT. अब डीएमए कंट्रोलर जो है एक स्पेशल हार्डवेयर चिप है जो आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करवा देता है डायरेक्टली। सीपीयू सिर्फ ट्रांसफर को स्टार्ट करवाता है, बाकी सारा काम जो है डीएमए कंट्रोलर कर देता है। कैसे कर देता है, आईओ डिवाइस में क्या होता है कि सबसे पहले वो डीएमए रिक्वेस्ट भेजता है। तो ये सब अपन काम करते हैं, डायग्राम से समझते हैं पूरा। डीएमए कंट्रोलर क्या है, इतना याद रख लो कि ये एक चिप है जो आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करवाता है। और ये सब इसकी थ्योरी है, स्क्रीनशॉट ले लो लेना होता है, ठीक है। देखना है प्रॉपर, ठीक है। अब अपन इसका डायग्राम से सब समझेंगे।
अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है, हाँ जी इसका डायग्राम भी याद कर लेना, ये भी एग्जाम में बनाते आना है। तो आईओ डिवाइस और डीएमए जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, समझे कैसे भेज रहा है। पहले इसमें ये समझ लो कि ये सब टर्म्स है क्या। तो प्रोसेसर कौन है, सीपीयू, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और नॉर्मली मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के साथ डेटा ट्रांसफर भी करता है। डीएमए कंट्रोलर क्या है, डीएमए कंट्रोलर एक स्पेशल हार्डवेयर चिप है। इसका काम है आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करवाना, ताकि सीपीयू हर बाइट ट्रांसफर ना करे। समझ गए, ये सीपीयू का हेल्पर है। मेमोरी क्या है, मेमोरी रैम में डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। डीएमए का मेन काम है आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करना। आईओ डिवाइस क्या है, अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस, कौन से, कीबोर्ड माउस हार्ड डिस्क प्रिंटर स्कैनर, और ये डिवाइसेस मेमोरी से डेटा भेजते हैं या लेते हैं, ठीक है। ये जो लाइंस दिख रही है ये है हमारी सिस्टम बस। तो सिस्टम बस एक कॉमन हाईवे है जो सीपीयू, मेमोरी, डीएमए और आईओ डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। इसके थ्रू ही जो हमारा डेटा है और सिग्नल्स है वो ट्रांसफर होता है, समझ गए। अब ये DRQ क्या है, DRQ है डीएमए रिक्वेस्ट। कौन भेजता है कि आईओ डिवाइस जो है डीएमए कंट्रोलर को देता है कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, समझ गए। अब HLD होल्ड रिक्वेस्ट क्या है, इसका मतलब है ये कौन भेजता है, डीएमए कंट्रोलर सीपीयू को ही भेजता है। इसका मतलब है कि सीपीयू थोड़ी देर के लिए मुझे बस दे दो, ऐसा वो डीएमए सीपीयू को बोल रहा है। और होल्ड HLD मतलब होल्ड एक्नॉलेज, मतलब ये कौन भेजता है, ये सीपीयू डीएमए कंट्रोलर को भेजता है। उसका मतलब है कि ठीक है भाई तुम बस यूज कर सकते हो। और इसके बाद क्या होता है कि सीपीयू जो है बस को छोड़ देता है। अब ये डक DAC के डक नहीं है, इसका मतलब है डीएमए एक्नॉलेज। जैसे ये इसको भेजता था फिर ये एक्नॉलेज पूछता था, वैसे ही ये जब रिक्वेस्ट भेजता है तो डीएमए कंट्रोलर भी एक्नॉलेज भेजता है, बट उसको डक लिखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ठीक है परमिशन मिल गई है, अब तुम ट्रांसफर स्टार्ट कर सकते हो आईओ डिवाइस को। डीएमए ये बात कह रहा है। अब आईओ रीड एंड आईओ राइट है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये कंट्रोल सिग्नल बताता है कि आईओ डिवाइस में डेटा राइट करना है। अगर आईओ से मेमोरी में डेटा आ रहा है या मेमोरी से आईओ में जा रहा है तो ये डीएमए ये कंट्रोल सिग्नल को यूज करता है। अभी MRW क्या है, इसका मतलब है मेमोरी रीड एंड राइट। जब WR लिखा रहे मतलब राइट, और जब RW लिखा रहे इसका मतलब है रीड एंड राइट, समझे। तो ये सिग्नल मेमोरी को बताता है कि आपको मेमोरी रीड करना है, मेमोरी राइट करना है। अब एक इंटरप्ट होता है जो कि डीएमए कंट्रोलर सीपीयू को भेजता है कि डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है, अब फिर से आप बस का कंट्रोल ले लो, समझ में। तो ये सब टर्म्स समझ में आ गए, मैंने अपनी भाषा में ही समझा, मैं लिख देती थ्योरी तो तुम्हें और नहीं समझ में आता। तो अपन इनकी प्रॉपर वर्किंग देखते हैं। आईओ डिवाइस सबसे पहले डीएमए को रिक्वेस्ट भेजता है DRQ कि भाई सबसे पहले जो अपनी हार्ड डिस्क है वो रेडी हो जाती है, वो डीएमए कंट्रोलर को सिग्नल भेजती है डीएमए रिक्वेस्ट DRQ। इसका मतलब है हार्ड डिस्क जो है बोल रही है डीएमए को कि मुझे रैम में डेटा ट्रांसफर करना है। अब डीएमए को पता चल गया है कि ट्रांसफर करना है, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा कि जो डीएमए कंट्रोलर है वो सीपीयू से बस मांगेगा, ट्रांसफर बस में ही होगा, अब वो तो उसे मांगना पड़ेगा। तो डीएमए खुद बस यूज नहीं कर सकता, उसको मांगना पड़ेगा, किराए पे लेना पड़ेगा। तो पहले अपने प्रोसेसर मतलब सीपीयू से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब वो उसको सिग्नल भेजेगा होल्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है सीपीयू को कि भाई प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे बस दे दो। तो सीपीयू बस जो है वो डीएमए को दे देता है। वो कैसे देगा, होल्ड मतलब होल्ड एक्नॉलेज। उसने बोल दिया कि ठीक है तो बस ले ले। अब बस का पूरा कंट्रोल डीएमए के हाथ में है, सीपीयू जो है डिस्कनेक्ट हो गया, हाई इम्पिडेंस हो जाता है, समझ गए। अब क्या होगा कि डीएमए कंट्रोलर आईओ डिवाइस को परमिशन देता है, ये जो DAC के मतलब डीएमए एक्नॉलेज,
कि भाई बस मिल गई है, परमिशन मिल गई है, अब तुम डेटा भेजना स्टार्ट करो। तो अब एक्चुअल डेटा जो है आईओ डिवाइस मेमोरी को ट्रांसफर करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि डीएमए कंट्रोलर जो है एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। अब डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। सीपीयू जो है इस ट्रांसफर में इन्वॉल्व नहीं होता है। सीपीयू जब तक दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है, इस वजह से जो अपना डीएमए है वो फास्ट होता है। जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होता है, मान लो 1000 बाइट्स ट्रांसफर हो गए, अब डीएमए सीपीयू को सिग्नल भेजता है इंटरप्ट। ऐसे सिग्नल भेजेगा इंटरप्ट कि सर डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है। तो सीपीयू फिर से बस का कंट्रोल ले लेगा और अपना नॉर्मल काम शुरू कर देगा। तो इस तरह से काम करता है। ये डायग्राम बना देना और जिनमें वर्किंग समझ आएगी वो अपने लैंग्वेज में लिख देना। अब आते हैं डीएमए मोड्स। इसका मतलब क्या, डीएमए जो कंट्रोलर है वो डेटा ट्रांसफर दो तरीके से करता है। पहला साइकिल स्टीलिंग मोड और बर्स्ट मोड ब्लॉक ट्रांसफर। अब बर्स्ट मोड क्या होता है? Here, once the DMA controller gains the charge of the system bus, then it releases the system bus only after completion of data transfer till the CPU has to wait for the system bus। देखो यार कितनी सिंपल इंग्लिश लिखी है। बर्स्ट का मतलब होता है कि एक बार में ही बहुत सारा डेटा ट्रांसफर करना। जैसे तुम्हारे पास अगर 1000 बाइट्स ट्रांसफर करने हैं तो डीएमए क्या करेगा कि एक बार सीपीयू से बस लेगा और सारे 1000 बाइट्स कंटिन्यूसली ट्रांसफर करेगा, उसके बाद ही वो सीपीयू को बस देगा। समझ है? तो ये अपना बर्स्ट मोड होता है कि जब तक काम कंप्लीट नहीं होता वो सीपीयू को नहीं देगा। अब साइकिल स्टीलिंग मोड क्या होता है? अब मान लो डीएमए सोचता है कि मैं सीपीयू को पूरा वेट नहीं करवाऊंगा, मैं सीपीयू का दोस्त दुश्मन नहीं, तो थोड़ा बहुत उसको भी काम करने दो। तो इसीलिए डीएमए सिर्फ एक क्लॉक साइकिल या एक बाइट के लिए बस लेता है, ट्रांसफर करता है, फिर बस सीपीयू को दे देता है। थोड़ी देर बाद फिर बस मांगता है, फिर एक साइकिल में काम करता है, फिर कंप्लीट होता है, फिर वो बस दे देता है। यानी सीपीयू और डीएमए अल्टरनेटली बस यूज करता है। तो इन दिस मोड द डीएमए कंट्रोलर फोर्सेस द सीपीयू टू स्टॉप its operation and relinquish the control over the bus for a short term to DMA controller. After the transfer of every byte, the DMA controller releases the bus and then again requests for the system bus. In this way, the DMA controller steals the clock cycle for transferring every byte. तो इसका नाम जो है साइकिल स्टीलिंग क्यों है? क्योंकि डीएमए हर बार सीपीयू से एक क्लॉक साइकिल चुरा लेता है, इसीलिए इसको साइकिल स्टीलिंग मोड कहते हैं। तो हर बाइट ट्रांसफर करने के लिए डीएमए और सीपीयू का एक क्लॉक साइकिल यूज कर लेता है। समझ है? तो अगर कभी डिफरेंस आ जाए बर्स्ट मोड वर्सेस साइकिल स्टीलिंग मोड, तो आप क्या लिखोगे? बर्स्ट मोड में क्या होता है कि पूरा जो डेटा है एक बार में ट्रांसफर होता है। साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या होता है? हर बार थोड़ा थोड़ा डेटा ट्रांसफर होता है। बर्स्ट मोड में सीपीयू को वेट करना पड़ता है और साइकिल स्टीलिंग मोड में सीपीयू बीच बीच में काम करता रहता है। बर्स्ट मोड फास्ट होता है और साइकिल स्टीलिंग मोड स्लो होता है। बर्स्ट मोड में लार्जेस्ट ब्लॉक ट्रांसफर के लिए बेस्ट होता है क्योंकि सारा बड़ा डेटा एक बार में ही अपन ट्रांसफर कर देंगे। बट जो साइकिल स्टीलिंग मोड होता है वो सीपीयू रिस्पॉन्सिवनेस के लिए रहता है। तो अगर कोई पूछे बर्स्ट मोड और साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या डिफरेंस है बता देना। समझ गए? अब डीएमए कंट्रोलर रजिस्टर्स ये सब क्या है? डीएमए कंट्रोलर के अंदर ना 3 रजिस्टर्स होते हैं, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? ये एड्रेस रजिस्टर में मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है जहां डेटा रीड और राइट करना होता है। ठीक है। वर्ड काउंट रजिस्टर में क्या होता है? वर्ड काउंट रजिस्टर बताता है कि कितने वर्ड बाइट्स ट्रांसफर अपने को करने हैं। और कंट्रोल रजिस्टर क्या करता है?
कंट्रोल रजिस्टर डीएमए कंट्रोलर को कमांड और कंट्रोल इंफॉर्मेशन देता है। अब एडवांटेजेस देख लो। डीएमए में सीपीयू हर बाइट ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है, इसलिए आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच डेटा बहुत फास्ट ट्रांसफर हो जाता है। डीएमए reduces the clock cycles required to read or write a block of data। तो डीएमए ट्रांसफर करता है उसमें डीएमए डायरेक्ट ट्रांसफर करता है, इसीलिए डेटा रीड और राइट करने में जो अपनी क्लॉक साइकिल्स होती हैं वो कम लगती है। अब इम्प्लीमेंटिंग डीएमए ऑल्सो रिड्यूसेस द ओवरहेड ऑफ द प्रोसेसर। सीपीयू फ्री रहता है और दूसरे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए प्रोसेसर का ओवरहेड कम हो जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है फिर? As it is a hardware unit, it would cost to implement a DMA controller in the system। एक्स्ट्रा हार्डवेयर कॉस्ट लग सकता है। डीएमए कंट्रोलर एक अलग ही हार्डवेयर यूनिट है, इसलिए सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाती है। कैचे कोहेरेंस प्रॉब्लम कैन अकर व्हाइल यूजिंग डीएमए कंट्रोलर। सीपीयू के पास कैश मेमोरी होती है, डीएमए डायरेक्ट मेन मेमोरी को अपडेट करता है। कभी कभी कैश में पुराना डेटा और मेन मेमोरी में नया डेटा होता है ना, तो इससे मिसमैच और कैसे कोहेरेंस प्रॉब्लम आ सकती है। इसको कैशे मिस कोहेरेंस प्रॉब्लम कहते हैं। समझ गए? तो डीएमए क्या होता है? डीएमए मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और एक ऐसी टेक्निक है जो आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करवाती है, जिसमें सीपीयू की मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होती है। सीपीयू सिर्फ ट्रांसफर को इनिशियलाइज करता है और ट्रांसफर कंप्लीट होने पर इंटरप्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। तो इसमें डेटा ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है। सीपीयू दूसरे इंपॉर्टेंट टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। प्रोसेसर का ओवरहेड और क्लॉक साइकिल्स कम हो जाती है। इसीलिए डीएमए का यूज जो हार्ड डिस्क, एसएसडी, नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक कार्ड, ऑडियो डिवाइसेस जैसे हाई स्पीड डिवाइसेस में किया जाता है। लेकिन डीएमए के लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर, डीएमए कंट्रोलर चाहिए, और कभी कभी कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो डीएमए कंप्लीट होता है। प्रोसेसर क्या होता है? आईएफपी। तो पहले क्या होता था, कंप्यूटर में सीपीयू ने सब कुछ करता था। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, कैलकुलेशन करना, कीबोर्ड हैंडल करना, प्रिंटर हैंडल करना, डिस्क से डेटा लाना। तो यानी सीपीयू पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोड हुआ करता था। अगर एक प्रिंटर स्लो हो या हार्ड डिस्क डेटा ट्रांसफर कर रही हो तो सीपीयू को भी वेट करना पड़ता था। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईओपी मतलब आईओ प्रोसेसर बनाया गया। अभी आईओ प्रोसेसर क्या है? एन आईओ प्रोसेसर आईओपी इज स्पेशल प्रोसेसर डिजाइन टू हैंडल ऑल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इंडिपेंडेंटली। तो आईओ प्रोसेसर एक स्पेशल प्रोसेसर है जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को इंडिपेंडेंटली हैंडल करता है बिना सीपीयू की कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट के। It has ability to execute IO instructions and can control IO devices without continuous involvement of the CPU। अब अपन इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम समझ में आ गया, तो ये सब तो थ्योरी है, ये तो तुम समझ लोगे आराम से। तो अब इसका प्यारा सा डायग्राम है। अब इसमें क्या क्या है अपन देखते हैं। सबसे पहले आता है अपना सीपीयू। तो सीपीयू जो है ये है अपना आईओ प्रोग्राम मेन मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद फिर सीपीयू ही आईओपी को कमांड देता है कि तुम्हें ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करना है। सीपीयू कुछ काम करना तो वो मेमोरी को देगा, फिर वो सीपीयू इसको आईओपी को कमांड देगा कि चल देखो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। अब आईओपी क्या करेगा? मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा। अब उसने रीड कर लिया। अब आईओपी पेरिफेरल डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि अपने प्रिंटर, डिस्क, कीबोर्ड, माउस। अब डेटा ट्रांसफर होगा मेन तो डेटा ट्रांसफर जो है वो अपना डीएमए में होता है। तो आईओपी खुद डीएमए का यूज करके मेमोरी
और जो अपने आईओ डिवाइसेस हैं इनके बीच में डेटा ट्रांसफर करवाता है। और अभी फिलहाल सीपीयू बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है। अब ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद आईओपी सीपीयू को इन्फॉर्म करता है, मतलब वो यूजुअली इंटरप्ट भेजता है कि काम कंप्लीट हो गया है, फिर सीपीयू अपना नेक्स्ट वर्क पे आ जाता है। तो सीपीयू और आईओपी जो है साइमल्टेनियसली काम करते हैं। जब सीपीयू कैलकुलेशन कर रहा होता है तो आईओपी प्रिंटर को हैंडल कर रहा होता है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, इसी वजह से जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, समझ रहे। तो आईओ प्रोग्राम में होता क्या है, डिवाइस की इंफॉर्मेशन, मेमोरी लोकेशन फॉर डेटा स्टोरेज, प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेशन, एरर हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन। तो आईओपी मैनेज करता है डेटा ट्रांसफर को बिटवीन मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। अब वर्किंग कैसे होती है कि सीपीयू जो है स्टोर करता है आईओ प्रोग्राम को मेन मेमोरी में, फिर सीपीयू कमांड देता है आईओपी को कि तुम वो आईओ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। फिर आईओ रीड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी, देख लेता है वो आईओपी जो है अपना पेरिफेरल डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है। फिर जब डेटा ट्रांसफर हो जाता है, वो डेटा ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, डीएमए यूज करता है। ये कंप्लीट होने के बाद आईओपी इन्फॉर्म करता है सीपीयू को, और ये जो है साइमल्टेनियसली दोनों काम करते हैं। अब कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड आईओपी। और ये क्वेश्चन आता है वाइवा में कि सीपीयू और आईओपी डायरेक्टली बात करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये लोग दोनों डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, ये एक मेमोरी बेस्ड कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अब ये कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, कंट्रोल ब्लॉक एक ऐसा मेमोरी एरिया होता है जिसमें आईओ टास्क की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब इसमें एक्चुअली क्या क्या स्टोर होता है, टास्क की इंफॉर्मेशन, कौन सा काम करना है, डिवाइस डिटेल्स, मतलब कि कौन सा डिवाइस इसमें यूज होगा, ट्रांसफर स्टेटस, ट्रांसफर चल रहा है कि नहीं, कंप्लीट हो गया, पेंडिंग है, सब स्टेटस इसमें स्टोर होता है। एरर इंफॉर्मेशन, अगर बाय चांस कोई एरर आ जाए तो पता चल जाता है हमें। जो कंट्रोल ब्लॉक्स हैं वो लिंक्ड होते हैं साथ में, मतलब प्रीवियस ब्लॉक से नेक्स्ट ब्लॉक लिंक होता है, हर ब्लॉक में नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होता है, मतलब लिंक लिस्ट जैसे। तो इसलिए आईओपी एक के बाद एक मल्टीपल आईओ टास्क को हैंडल करता है, समझ रहे। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, रिड्यूस सीपीयू ओवरलोड, वर्कलोड, सीपीयू का वर्कलोड कम हो जाता है, ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। सीपीयू और आईओपी पैरेलल काम करते हैं और ये एक साथ मल्टीपल आईओ डिवाइसेस को हैंडल कर सकता है। और डीएमए की वजह से फास्ट डेटा ट्रांसफर होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है फिर इसके, सिस्टम कॉस्ट बढ़ जाती, एक्स्ट्रा प्रोसेसर इसमें लगता है क्योंकि आईओपी एक प्रोसेसर है, ठीक है, तो जिससे कॉस्ट बढ़ती है अपने सिस्टम की। हार्डवेयर डिजाइन भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एडिशनल मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो सीपीयू, डीएमए और आईओपी में डिफरेंस क्या है कि सीपीयू जो है वो सारे टास्क प्रोसेसिंग प्लस आईओ कोऑर्डिनेशन करता है, डीएमए क्या करता है, सिर्फ मेमोरी और आईओ डिवाइस के बीच में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करवाता है, और आईओपी क्या करता है, पूरा आईओ ऑपरेशन मैनेज करता है, मतलब आईओ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, डिवाइसेस कंट्रोल करता है और डेटा ट्रांसफर के लिए डीएमए का यूज करता है, समझ रहे। आईओपी क्या है, आईओपी मतलब आईओ प्रोसेसर क्या है, ये एक इंटेलिजेंट स्पेशल पर्पस प्रोसेसर है जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को इंडिपेंडेंटली मैनेज करता है। ये सीपीयू का वर्कलोड कम करता है, डीएमए की हेल्प से डेटा फास्ट ट्रांसफर करवाता है, और सीपीयू और आईओपी वो पैरेलल काम करने देता है, तो इससे कंप्यूटर की स्पीड, एफिशिएंसी और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो बस इतना ही अपना आईओपी होता है, ठीक है। ओके, सो सबसे लास्ट डिफरेंशिएट मास केबल एंड नॉन मास केबल इंटरप्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अब पहले तो अपन दोनों की डेफिनेशन बताएंगे कि जो मास केबल इंटरप्ट होता है इज अ हार्डवेयर इंटरप्ट दैट कैन बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आईओपी। तो मास केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट है, उसे सीपीयू डिसेबल
मतलब मास्क या इग्नोर कर सकता है। मतलब अगर सीपीयू किसी इंपॉर्टेंट टास्क में बिजी है तो ये इंटरप्ट कुछ टाइम के लिए वेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम एग्जाम लिख रहे हो और तुम्हारा दोस्त कुछ बोल रहा है और सामने से फैकल्टी कुछ बोल रहा है, तो तुम दोस्त की बात नहीं सुनोगे, तुम पहले फैकल्टी का इंस्ट्रक्शन सुनोगे। अब नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है? नॉन मास्केबल इंटरप्ट is a hardware interrupt that cannot be disabled or ignored by the instructions of the CPU. नॉन मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट है जिसे सीपीयू कभी भी डिसेबल या इग्नोर नहीं कर सकता है। ये हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी पर ही होता है। When maskable interrupt occur, it can be handled after executing the current instruction. सीपीयू इस इंटरप्ट को डिसेबल या इग्नोर कर सकता है ना। अब करंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद सीपीयू इस इंटरप्ट को सर्विस करता है। मतलब वो पहले कोई और इंस्ट्रक्शन फिनिश करता है फिर वो इसमें काम कर लेता है, ठीक है। बट नॉन मास्केबल इंटरप्ट अकर्स द करंट इंस्ट्रक्शन एंड स्टेटस आर स्टोर्ड इन स्टैक फॉर द सीपीयू टू हैंडल द इंटरप्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि जब ये इंटरप्ट आता है तो सीपीयू करंट प्रोग्राम का जो स्टेटस है वो स्टैक में सेव करता है और तुरंत इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करता है। ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है। मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ और अचानक से कुछ इमरजेंसी आ जाएगी तो सीपीयू क्या करेगा कि अभी जो फिलहाल मैं काम कर रही हूँ उसे वो स्टैक में स्टोर कर देगा, सेव कर देगा और सबसे पहले इस इंटरप्ट को हैंडल करेगा। समझ गए? मास्केबल इंटरप्ट्स हेल्प टू हैंडल लोअर प्रायोरिटी टास्क। जो लोअर प्रायोरिटी टास्क के लिए यूज होता है जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, और नॉन मास्केबल इंटरप्ट हेल्प टू हैंडल हायर प्रायोरिटी टास्क सच एज वॉचडॉग टाइमर। तो ये हायर प्रायोरिटी टास्क के लिए होता है, जैसे हार्डवेयर अगर फेल हो गया तो पावर फेलियर। अब वॉचडॉग टाइमर क्या होता है? अब वॉचडॉग टाइमर क्या है कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चिप होती है जो कंप्यूटर या एम्बेडेड सिस्टम्स को क्रैश होने से बचाती है। मतलब अगर आपका सिस्टम काम करते करते फ्रीज या हैंग हो जाता तो वॉचडॉग टाइमर जो है उसे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट या रीसेट कर देते हैं, ठीक है। मास्केबल इंटरप्ट्स यूज टू इंटरफेस विथ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए इनका यूज होता है। और नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो है इमरजेंसी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। इन मास्केबल इंटरप्ट रिस्पॉन्स टाइम इज हाई और इसमें लो होता है। तो इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है वो हाई होता है क्योंकि सीपीयू इससे डिले या इग्नोर कर सकता है और करंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके रिस्पॉन्स दे देता है। बट इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम वो लो होता है क्योंकि सीपीयू इसे इग्नोर नहीं कर सकता, इसको उसको तुरंत सर्विस करना पड़ता है। ये जो है वेक्टर्ड या नॉन वेक्टर दोनों हो सकते हैं और ये हमेशा ही वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है। अब ये वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड क्या है? वेक्टर्ड इंटरप्ट मतलब कि सीपीयू को इंटरप्ट सर्विस रूटीन आईएसआर का एड्रेस पहले से पता होता है, और नॉन वेक्टर्ड मतलब आईएसआर का एड्रेस एक्सटर्नल डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। जो मास्केबल इंटरप्ट होता है वो वेक्टर भी हो सकते हैं और नॉन वेक्टर भी हो सकते हैं। बट जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है वो हमेशा ही वेक्टर्ड होते हैं। अब ऑपरेशन कैन बी मास्क्ड और मेड पेंडिंग। ऑपरेशन कैन नॉट बी मास्क्ड और मेड पेंडिंग। समझे? तो मास्केबल इंटरप्ट क्या है कि जरूरत पड़ने पर सीपीयू इसे टेम्परेरीली डिसेबल या मास्क कर सकता है, मतलब बाद में इसको हैंडल कर सकता है, बट इसको वो बाद वाली सिचुएशन में नहीं रख सकता, इसको उसे उसी वक्त सर्विस देना पड़ता है। अब ये इसके एग्जांपल्स हैं। आरएसटी मतलब रीस्टार्ट, ठीक है। 6.5 रीस्टार्ट, 7.5 रीस्टार्ट, 5.5 of 8085 are some common example of maskable interruption। तो यहाँ पे जो 5.5, 6.5 और 7.5 इंटरप्ट नंबर्स हैं ये बताते हैं कि इंटरप्ट आने पर सीपीयू किस फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन पर जंप करेगा। तो ये तीनों जो है मास्केबल
हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं, और ट्रैप ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अब ये ट्रैप क्या है, ये इसका मतलब क्या है, सीपीयू इससे डिसेबल नहीं कर सकता है, सीपीयू इसे इग्नोर नहीं कर सकता है। ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है, ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है, ठीक है। तो अगर ट्रैप सिग्नल आ जाए तो सीपीयू तुरंत अपना करंट प्रोग्राम का जो स्टेटस है सेव करता है और ट्रैप इंटरप्ट सर्विस रूटीन आईएसआर एग्जीक्यूट करता है, समझ गए। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। आई होप कि यूनिट क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। देखो इस यूनिट में मैंने जितना भी करवाया है अगर उतना भी कर दिया तो आपके पूरे, अगर ये यूनिट 14 मार्क्स के आई तो 14 मार्क्स करके, अगर इस यूनिट से 3 या 4 क्वेश्चन है तो भी बढ़िया, ठीक है। इसमें जैसे क्वेश्चन आने वैसे ही आएंगे, कुछ अलग नहीं आएगा, कुछ अलग से बन के नहीं आने वाले। तो मैं ये भी बोलूंगी कि प्लीज यूनिट 3 पढ़ लेना, जितना मैंने करवाया उतना ही कर लेना, आराम से 14 मार्क्स आप लोगों के पक्के, समझ गए। इससे गलती से भी छोड़ के मत जाना। देखो थ्योरी है, याद करना पड़ेगा, एग्जाम प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो है वही है, फिर वो चीज हो जाए कुछ भी बन के आ गया तो हम ना यहाँ के बच्चे ना डॉक्टर, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सारे पीवाईक्यूज भी इसी में, यही क्वेश्चन पीवाईक्यूज में भी आते हैं। तुम्हारे जो नोट्स हैं उसमें यही सब मैंने इस यूनिट में पीवाईक्यूज भी कवर करवा दिए हैं और इस यूनिट के सब टॉपिक्स भी कवर करो। ओके, थैंक यू।